ओके, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, द नेक्स्ट इवेंट। ओवम बन गया, स्पर्म्स बन गए, ठीक है। दो काम हमने पढ़ा। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। गैमेट ट्रांसफर के बारे में हमने एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड देन उसके बाद के जो इवेंट होंगे वो दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो वी शैल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो दो तीन लाइन के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ, वो पढ़ लेंगे एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे कहाँ आपको गैप देना है वो आप समझ लेना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया और यहाँ से अपना जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन दैट इज कॉइटिस, द सीमेन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये एक काम हो गया जिसके अंदर हमने इंसेमिनेशन दैट इज गैमेट ट्रांसफर पूरा कर दिया, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ द सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय मेल। तो दिस इज कॉल्ड द that is gamete transfer, ठीक है। now we always studied that the female gametes are stationary, वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, वो तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं। तो मेल gametes को वहां तक पहुंचना है, मेल gametes have to reach there and we also studied the male gametes have got their own tail and all, तो वो चल सकते हैं, वो मोटाइल होते हैं, लेकिन the body of the male and female are two different entities, they have to come in contact फॉर दिस ट्रांसफर। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कॉइटस कह देंगे, हम उसको कॉपुलेशन कह देंगे, हम उसको मेटिंग कह देंगे, जो भी हम कहना चाहें। और वहां पे क्या है, द मेल विल डिस्चार्ज द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिस मच जो है वो गैमेट ट्रांसफर हो गया। आगे की बात करते हैं, आगे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू द गैमेट ट्रांसफर। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, वी हैव स्टडीड दैट 200 to 300 million sperms are released in every ovulation, every insemination। उसमें से कम 60% जो है उनका शेप बराबर होना चाहिए एंड 40% शुड है प्रॉपर मोटिलिटी। वो इतने मोबाइल होने चाहिए कि वो जो है उनका जो लाइफ है, अपना पड़ा है, एक स्पर्म जो है ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जिंदा रह सकता है। तो बिफोर दैट इट हैज टू रीच टू द फीमेल गैमीट एंड फर्टिलाइज इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए उसकी मोबिलिटी जो है, ये उसकी मोटिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, they can swim because they got their tail, they got large number of mitochondria in their middle piece, we already studied about the structure of sperm, passes through cervix, कहाँ से होकर के जाएंगे, वेजाइना में छोड़े गए हैं सीमेन, सेमेन वेजाइना की लेंथ जो है अपन ने पढ़ा, वहां उसको क्रॉस करना है, देन उसको सर्विक्स को क्रॉस करना है, देन इट विल एंटर इनटू यूटेरस, उसको क्रॉस करना है, फिर एक लेफ्ट रास्ता जा रहा है, एक राइट रास्ता जा रहा है, ठीक है। उनमें से वो कुछ लेफ्ट में जाएंगे, कुछ राइट में जाएंगे एंड तब कहीं जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो मैं एक आगे वाली लाइन भी बता देता हूँ, फिर उसको डायग्राम में देखेंगे। तो passes through cervix, enter into uterus and finally reaches the junction of the isthmus and ampulla, that is ampullary isthmic junction of the fallopian tube, ठीक है। कहाँ तक पहुंचना है इनको देखते हैं, ये डायग्राम है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। थोड़ी पीछे ही है इस वाले डायग्राम में। ओके, ये वन साइड का दिखा रखा है, ये वेजाइना, वेजाइना से होकर के स्पर्म आए, ठीक है, थ्रू द सर्वाइकल कैनाल, यहाँ से घुसेंगे, दिस इज यूट्रस, यहाँ से भी घुसेंगे, कुछ इस साइड में जाएंगे, कुछ उस साइड में जाएंगे, ठीक है। एंड इनको जा करके यहाँ पर अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है इन्फंटिबुलम, दिस पर्टिकुलर ब्रॉड पार्ट जिसको हमने क्या कहा था एम्पुला, और एम्पुला, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कहा था अपन ने इस्थमस। तो ये एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन जो है, इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना है, मोस्ट सुटेबल प्लेस, ठीक है, मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचना है। नाउ द डिस्टेंस में नॉट बी वेरी मच, लेकिन देखिए हमने पढ़ा था कल पिछली क्लास के अंदर कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का फेलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो करीब 12-13 सेंटीमीटर की है, करीब करीब उतना ही डिस्टेंस, मतलब एक मान करके चलो 18-19 सेंटीमीटर का करीब जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक का। तो इट इज ऑल टुगेदर समवेयर अबाउट 1 to 1, मतलब 1 फीट से लेकर के 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। लेकिन फॉर दिस स्पर्म्स व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक, दिस डिस्टेंस इज टू मच ऑफ डिस्टेंस,
मोreover they are not guided, यहाँ पे कोई केमिकल स्टिमुलेटर नहीं है, कोई और टाइप का स्टिमुलेटर नहीं है जो उनको बताएगा कि उनको जाना किस साइड में है. तो the sperms with the help of their tail they are moving in all directions. Some are embedded into the wall, some are going somewhere, some get stuck into some some crater somewhere. ठीक है, और कुछ ही जो होंगे वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे. एंड उसमें भी जो सबसे पहले पहुंचेगा एग के ऊपर, है ना, और अपने स्पर्म लाइसेंस का बिल्कुल सही काम कर रहा होगा, वो उसको डिसॉल्व करके उसके अंदर घुस जाएगा, बाकी बाहर ही रह जाएंगे. So this event is called fertilization. So let us see here. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary isthmic junction. Infundibulum is actually to receive the क्या कहते हैं ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, एंड वो उसको रिसीव कर करके और उसको कहाँ पहुंचाएगा, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. तो ये वहां वेट करता है. ओवम के खुद के तो कोई पैर नहीं है, कोई टेल नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, वो खुद तो मूव कर नहीं सकता. ठीक है, सो इट विल बी वेटिंग देयर. ठीक है, एंड with the help of ciliary epithelium of the fallopian tube, this will be pushed. चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मैक्सिमम उसकी 2 दिन की जिंदगी है, उसके अंदर अंदर वो डिजनरेट हो जाएगा. If fertilization took place, then the cleavage will begin. तो देखिए, ovum released by the ovary also transported to the ampullary isthmic junction, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है. ठीक है, अब कोई गारंटीड नहीं है कि एग्जैक्टली उसी जगह पे फर्टिलाइजेशन हो. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन इवन टेक प्लेस व्हेन द ओवम इज इन द fallopian tube, but provided the ovum is still alive. ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ओवम की जिंदगी छोटी सी है और 3 दिन लगते हैं वैसे भी वहां से लेकर के इसको यूट्रस तक पहुंचने में, है ना, और 1 दिन का और टाइम मान लीजिए इनफंडिबुलम से ऊपर तक आने में, तो वो वहां तक तो आगे तक तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा. इसलिए हमने एग्जैक्टली उस जगह लिखी है, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. ठीक है, अब अंडा की अगर वाइबिलिटी है, हो सकेगा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. द फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, important line है देखिए, fertilization can only occur if ovum and the sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. दोनों उसी टाइम पहुंचे हो. उसी टाइम का मतलब क्या है, वो जो स्पैन है 2-2 दिन का, अंडे की मैक्सिमम 2 दिन की लाइफ, स्पर्म की मैक्सिमम 2 दिन की लाइफ, तो ये करीब करीब उसी टाइम में वहां पर हो, उसी मतलब एग विल बी देयर, है ना, द सीमेन हैज टू रीच देयर. अगर कॉपुलेशन हुआ है more or less, that is plus minus 2 days of ovulation, या तो ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, या ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद में या 2 दिन बाद में, तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं. अदरवाइज देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो this is the reason that why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. ठीक है, so there are several cases where copulation is done but the fertilization is not taken place. The process of fusion of the sperm with the ovum, यहाँ पे fertilization आ गया. इस हेडिंग को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको हेडिंग डाल देते हैं. ठीक है, तो वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन हियर. गैमेट ट्रांसफर जो है ऊपर हो चुका है, गैमेट ट्रांसफर को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ओके, बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है. देखिए, the process of fusion of the sperm with the ovum is called fertilization. हमने प्लांट्स के अंदर इसको सिंगेमी नाम दिया था, यहाँ पे हम इसको फर्टिलाइजेशन दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है, आप चाहे सिंगेमी भी कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन कहना ज्यादा पसंद करना. और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर. हमने पढ़ा जोना पेलुसिडा लेयर कब बनी थी, टर्शियरी क्या कहते हैं फॉलिकल बना था तब. ठीक है, तो जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम. तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में दिखा रखा है जोना पेलुसिडा,
ओके, ऐसा कोई कलर वलर नहीं होता है, हमने दिखा दिया। और ये कोरोना रेडिएटा ऐसे कुछ सेल्स होती हैं जो ऐसे लग जाती हैं जैसे कोई सूरज में से प्रकाश निकलता है तो लाइंस बन जाती है ना, कहते हैं रेडिएटा, कुछ चीज रेडिएट हो रही है बाहर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो कुछ नहीं रही है, वो ऐसी लगी हुई है ना। तो जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए इतने सारे स्पर्म्स थे, उनमें से कोई एक स्पर्म तो वहां तक पहुंच ही जाएगा। जो पहला स्पर्म होगा, अगर वो बिल्कुल फिट है और उसका एक्रोसोम बिल्कुल टिप पर है और एक्रोसोम उसके कांटेक्ट में आया, डिसॉल्व हुआ और उसने जोना पेलिसोडा को क्रॉस करके अपना न्यूक्लियस अंदर डाल दिया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नो सूनर एन एग पेनिट्रेट्स, स्पर्म पेनिट्रेट्स इनटू एग, उसके अंदर कुछ ऐसे कंफर्मेशनल चेंज हो जाते हैं कि इट विल नॉट लेट एनी मोर स्पर्म टू एंटर इन इट। सो इन नो केस there will be more than one sperm entering in the egg. कई बार हम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, that is what is meant by twins, what is meant by fraternal twins, what is meant by identical twins, बच्चे ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं कि सब जब एक फर्टिलाइजेशन, एक अंडे का दो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन रहता है, आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो जाते हैं या फ्रेटर्नल ट्विंस पैदा हो जाते हैं। अरे हो ही नहीं सकते भाई, एक एक का किसी एक से ज्यादा स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। एंड दिस इवेंट, यहाँ पे तो नाम नहीं दे रखा, इसको हम कहते हैं कैपिसिएशन, जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो ये चीज आप याद रखिए, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दूसरा कोई स्पर्म आ ही नहीं सकता। दस एंश्योर्स ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम, कौन करेगा उसको अंदर जाने में, जोना पेलिसिडा लेयर को डिसॉल्व करके अंदर जाने में। सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलिसिडा। ठीक है, क्या जाएगा अंदर? इट इज ओनली दैट न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस विच विल गो इनसाइड एंड वन सेंट्रियोल रहेगा वहां पे, वो जाएगी अंदर। मिडिल प्लीज एंड द टेल विल रिमेन आउट। एक्रोसोम पहले ही डिसॉल्व हो चुका है, मतलब रिलीज हो गया, तो उसका तो सीक्रेशन बाहर निकल गया। तो कुल मिलाकर के जो न्यूक्लियर फर्टिलाइजेशन के अंदर, अंडे के अंदर क्या जाएगा? ओनली वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड वन सेंट्रियोल। ये जो एग है अंदर जो लिखा है, जिसको ओवम लिखा है, ये अभी भी क्या है, ये सेकेंडरी क्या कहते हैं oocyte है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ओनली कंप्लीटेड, सेकंड मियोटिक डिवीजन अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। तो no sooner the fertilization take place, the second meiotic division also completes. Second meiotic division will complete only if fertilization took place. तो आप मान के चलिए कि ज्यादातर अंडे जो कोई स्त्री अपनी जिंदगी में बनाती है, उनका मियोसिस 2 कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन कितना होगा? एक औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा कर सकती है? 10, 11, 12 बस। ठीक है, तो उतने ही अंडे उसमें फर्टिलाइजेशन हुए, तो उतने ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, बाकी में मियोसिस 2 कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा आप। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। देख लीजिए, ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स हियर, लिख देता हूं यहाँ पे, सेकेंड मियोटिक कंप्लीट। यहाँ आने के बाद उसका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, तब तक तो उसके कोई चांस ही नहीं है सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के। ठीक है, इसका कोई लोकेट करने का टूल नहीं है क्या जहाँ से इसको पढ़नी चाहिए? साइज साइज तो पढ़ सकता हूँ, साइज 12 की जगह 10 कर देते हैं। ओके, तो ये सेकंड मियोटिक डिवीजन इस जगह पे आके खत्म हुआ। एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, क्योंकि फर्स्ट वाला अनइक्वल था तो सेकंड भी अनइक्वल रहेगा। तो सेकंड में क्या होगा? एक oocyte बनेगा, एक ओवा बनेगा और एक क्या बनेगा? सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो देखिए, सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी विच, जो तो खत्म हो जाए, उसका तो कोई काम नहीं है, एंड अ हैप्लॉइड ओवम दैट इज ooted। ओके, ओवम और ooted, यहाँ पे क्या लिखा है? ओवम पहले से लिखा हुआ है बिना फर्टिलाइजेशन के।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा सब, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन, है ना। सेकंड मेयोटिक डिवीजन कब होता है, कब उसको ऊटिड कहेंगे, है ना। डायग्राम बना दिया, बोल दिया कि साहब ये ऊटिड लिखा, सही लिखा है कि गलत लिखा है ना। तो देखिए, soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together to form diploid zygote, ठीक है। ऊटिड बना, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, सेकंड मेयोटिक डिवीजन खत्म होते ऊटिड बना, और स्पर्म जो है उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, डिप्लॉइड जायगोट। अब एक सेंट्रियोल तो ये लिया है, एक सेंट्रियोल उसके अंदर पहले से पड़ा, दोनों के सेंट्रियोल मिल करके एंड इमीडिएटली स्पिंडल फाइबर शुरू एंड सेल डिवीजन स्टार्टेड। इमीडिएटली आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन सेल डिवीजन बिगिंस, एंड जो सीरीज ऑफ चेंजेस हो रहे हैं उनको हम कहेंगे क्लीवेज। सेल डिवीजन विच टेक प्लेस वन आफ्टर अदर आफ्टर अदर आफ्टर अदर, उनको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज का मतलब वैसे तो क्या कहते हैं, काटना होता है, ठीक है। तो वर्ड क्लीवेज जो यहाँ पे लिखा हुआ जो इसलिए लिखा है क्योंकि एक इतना बड़ा अंडा था, उसको काट के 2 में करा, उसको काट के 4 में करा है ना। तो वर्ड क्लीवेज का मतलब आप समझिए, है ना। Now, how many chromosome will be there in the zygote? कितना होगा? 46 46 ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो फर्टिलाइज्ड है ना, और डिप्लॉयड है, तो ये हो गया। नाउ एक छोटा सा पार्ट जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा था, दैट इज इट इज वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। ये फर्टिलाइजेशन होते ही, जाइगोट बनते ही गारंटेड हो गया कि भैया ये बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म 22 ऑटोसोम लाया और एक्स या वाई क्रोमोसोम लाया। देखिए, एक जो मैन होता है, आदमी होता है, उसकी बॉडी के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज एक एक्स और एक वाई, और एक स्त्री होती है, इसकी बॉडी में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब अंडे बनेंगे तो हैप्लॉइड हो जाता है ना आधा, तो 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम, और एक्स एक्स में से एक एक्स एक अंडे में, दूसरा एक्स दूसरे अंडे में। तो औरत ने जितने भी अंडे बनाए हैं उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, गारंटेड है। अब आते हैं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम हो गए, सॉरी 44 क्रोमोसोम तो हो गया ऑटोसोम, और एक एक्स और एक वाई टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है। तो ऑटोसोम जो है वो 22, 44 के आधे 22 एंड एक एक्स, और दूसरा वाले जो स्पर्म होगा उसमें 22 ऑटोसोम और एक वाई। तो 50% of the sperm will be containing X chromosome, 50% of the sperm will be containing Y chromosome. Female will always have X chromosome containing egg. Male will have 50% of X chromosome containing sperms, 50% of Y chromosome containing sperms. अब कौन सा स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करेगा, ये तो चांस पे लिखा है। मैंने पढ़ा है कि भैया उतने सारे स्पर्म्स थे, वो सब रेस लगा रहे थे, कौन जाएगा, कौन पहले छुएगा उसको, कौन जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा। तो उसके अंदर कौन सा वाला स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करा, इट मे बी ऑफ एक्स टाइप और इट मे बी ऑफ वाई टाइप। इफ X chromosome bearing sperm fertilizes the X chromosome bearing egg, the child going to be a girl child. And if Y chromosome bearing sperm fertilizes X chromosome bearing egg, the child going to be a boy. तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। The number of X chromosome and Y chromosome are absolutely equal, क्योंकि मियोसिस तो एग्जैक्टली सेम नंबर, यहाँ पे तो कोई स्पर्म्स के अंदर तो हमने पढ़ा ही नहीं कि पोलर बॉडी बनता है या कुछ और बनता है। तो एक स्पर्म से, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 सेल बने, 4 स्पर्म बने, उसमें से 2 एक्स टाइप के होंगे, 2 वाई टाइप के होंगे। सो देर आर इक्वल नंबर, सो देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड टू बी बॉर्न। पहली बात, ठीक है। Second thing, that the sex of a child which is going to be born is depending on the men's X or Y chromosome, not on the female. Female is always producing exclusively X. भगवान ने ये चीज पहले से रख दी थी कि कभी औरत को दोष नहीं दिया जाए, फिर भी कौन दोष, किस पे दोष मारा जाता है, औरत पे ही मारा जाता है। और कौन मरती है वो भी साथ ही करती परेशान। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट। तो कहने का मतलब समझ गए ना आप। और तीसरी बात, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के नंबर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या किल कर सकते हैं या उनकी मोटिलिटी को कम कर सकते हैं। नो, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन चांस। तो थर्ड थिंग जो है वो क्या है कि
फर्टिलाइजेशन इज टोटली डिपेंडिंग ऑन चांस कि कौन सा वाला स्पर्म जाकर के उसको फर्टिलाइज करेगा, वेदर इट विल बी एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग और इट विल बी वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग, ये तो टोटल चांस पे डिपेंड कर रहा है. इट्स अ ब्लाइंड अप्रोच. So one should never blame a woman for birth of a male child or a female child. और होता क्या है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है और जब वो हॉस्पिटल जा रही होती है तो उसका हस्बैंड क्या करेगा, लड़का लेकर के आना, नहीं तो घर में मत आना. तो भाई तुम औरत को अपने हस्बैंड को बाहर निकाल देना चाहिए, चल भाई तेरे कारण से लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्लास में हम क्लीवेज शुरू करते हैं. गुड डे, एंजॉय योर डे. Thank you, sir. कल आप डिसाइड करके मुझे बता देना आज ही, सो दैट अकॉर्डिंगली आई टेक सर क्लास. हाँ